Our question is, three equal charges, each 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, are fixed at three corners of an equilateral triangle of side 5 centimeters. 5, 5, 5. Find the coulomb force experienced by one of the charges due to other two. ये हमको ट्रायंगल में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है उस पर भी आते हैं. हमको इस पर फोर्स निकालना है. इस पर फोर्स निकालने का तरीका याद रखिए, किसी भी एक चार्ज पर जो नेट फोर्स बनेगा वो क्या होगा, वो वेक्टर सम होगा वो सब फोर्सेस का जो सब चार्ज उस पर लगाएंगे. फिर से, एक चार्ज के आसपास जितने चार्ज हैं सब अपना अपना फोर्स उस पर लगाएंगे, सब लगाएंगे, दूसरे के कारण किसी को इफेक्ट नहीं होगा. उसके बाद इस पर जो नेट चार्ज है वो चार्ज सब फोर्सेस का सम होगा. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ओके, तो यहां पर ये वाला प्लस है, ये प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा. ये इसको हमने नाम दिया 1, इसको 2 और इसको 3. तो इस फोर्स का नाम बताइए. दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3. इस तरफ लगेगा. ये कितना होगा? तो आंसर है दिस इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट Q इंटू Q स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर. R की वैल्यू कितनी? 5 सेंटीमीटर, बाद में रख लेंगे. ओके, ये आ गया F13 इस डायरेक्शन में. ये उसका मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन यहाँ पे ड्राइंग में हमने दिखा दी. अब इस पर ये फोर्स लगाएगा तो इस पर ये भी फोर्स लगाएगा. ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा. किस डायरेक्शन में? कूलम लॉ के अनुसार इसी लाइन की डायरेक्शन में रिपेल. रिपेल है इसलिए इधर वेक्टर बनाया, अट्रैक्ट होता तो इधर बनाते. ये दूसरा फोर्स आ गया. अब ये वाले फोर्स का नाम क्या देना है? तो इस फोर्स का नाम बताइए. वेरी गुड, दिस इज F12. This is F13. This is F12. Okay. इसका मैग्नीट्यूड C Q स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर. इसका मैग्नीट्यूड अगेन C Q स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर. तो F12 हो या F13 हो, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम. उस मैग्नीट्यूड को हमने मान लिया F. राइट. अब इस पर नेट फोर्स कितना लगने वाला है? तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमको इन दोनों फोर्सेस का एडिशन करना है. एडिशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है. नंबर 1, इन दोनों के बीच का एंगल ले और क्वाड्रिलेटरल का रूल लगा ले. एडिशन बाय पैरेललोग्राम मेथड. दूसरा तरीका है कि दोनों के x और y के कंपोनेंट बना के उनको आपस में ऐड करें और ऐड करके फिर से R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर के फॉर्मूले से बना दें. तो यहां पर एंगल वाला फॉर्मूला लेते हैं एंड दैट विल बी वेरी इजी. ये एंगल कितना है? ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, सो दिस इज 60. तो ये भी कितना होगा? 60. और अब हमारा पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? रिजल्टेंट, यहां से दोनों आउटवर्ड जाते हैं इसलिए हमने पैरेललोग्राम लॉ लगाया. रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ F स्क्वेयर सेकेंड F स्क्वेयर, दोनों का मैग्नीट्यूड F स्क्वेयर प्लस F स्क्वेयर प्लस 2 F1 F2, वो भी कितना है? F दोनों एक जैसे, इंटू कॉस थीटा कॉस 60. कॉस 60 की वैल्यू 1/2 दैट इज हाफ. तो यहां पर अगर हम हाफ करेंगे तो ये 2 कैंसल हो गया, तो ये कितना हो गया? F स्क्वेयर. सो R इज इक्वल टू रूट 3F. ये ठीक है ना? 1 1 और ये वाला 1.
सो दिस इज √3f स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट निकाला √3 इंटू f। अब f कितना है ये हम पहले निकाल चुके, इसकी वैल्यू रख देंगे √3 एंड दिस इज c is 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught q square, q की वैल्यू 2 into 10 to the power minus 6, 2 into 10 to the power minus 6 square upon r square, r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 into 10 to the power minus 2 और इसका स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, और ये अब मैथमेटिक्स है, यू कैन वेरी वेल डू इट। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10 to the power 9, और ऊपर कौन कौन है √3, 2 2s 4, 10 to the power minus 6 का स्क्वायर minus 12 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 5 5s 25 into 10 to the power minus 4। Okay, this is 9 into 10 to the power 7 करेंगे तो ये जो 100 होगा उस 100 को 25 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 4s 100, 100 निकल जाने से ये कितना बचा 10 to the power 7, 10 to the power minus 12, ये -4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +4। So this is written, this is written, this is written, this is written, this is done, और क्या बचा √3 multiplied by 4, we will write here √3 multiplied by 4, ये r की वैल्यू आ गई। So this is equal to, now we can do it, 4 4s 16, 9s 144, 144 √3 into 10 to the power 7 plus 4 11, 11 minus 12 is -1, so when we put it -1, this is divided by 10, so this becomes 14.4 multiplied by √3। now this can be solved, और इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा that will be resultant, और उसको क्या लिखेंगे न्यूटन। Okay, so you can do it and solve it। ये दो चार्जेस इस तरह से रखे हुए हैं, ऐसे हमने हाथ से पकड़ के रखे, अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, दे आर फ्री टू मूव। अगर हमने छोड़ा तो इन दोनों का आपस में कैसा फोर्स होगा, रिपल्शन, रिपल्शन के कारण ये ऐसे दूर चलते चले जाएंगे। हम क्या चाहते हैं कि ये दूर मत जाएं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, वी वांट टू ब्रिंग इट टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, अपनी जगह पर खड़े रहने चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। तो इन पर लगने वाला फोर्स अगर हम 0 करना चाहते, नेट फोर्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा, और हमारे क्वेश्चन में दिया है दैट ए थर्ड चार्ज इज टू बी प्लेस्ड, हमको किसी तीसरे चार्ज की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब वो चार्ज कैसा होना चाहिए उस चीज को सोचिए। चार्ज के दो कैरेक्टर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम वो चार्ज नेगेटिव लेते हैं तो तीनों चार्ज कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव, और सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये सिस्टम रुकेगा ही नहीं, ऐसे भाग जाएगा, कभी भी हमको इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कौन सा चार्ज लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींच के रखेगा, ये भी फोर्स लगाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ये वाला इसको रिपेल करेगा तो पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो हो सकता है इसका फोर्स 0 हो जाएगा।
हम क्या चाहते हैं कि हर एक पे नेट फोर्स 0 हो जाए ताकि सब चलने बंद हो जाए। तो एक कंक्लूजन हमारा निकला कि फोर्स हमको कौन सा लेना चाहिए, पॉजिटिव। ओके, अब जब पॉजिटिव फोर्स लेके चलना है तो हम उसको कहाँ प्लेस करेंगे? उसको प्लेस करने के लिए हमने अलग अलग ट्रायल किया। देखिए, अगर हम यहां पर प्लस रखते तो इस प्लस को ये अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स किधर लगेगा? इधर। ये वाला माइनस भी इस प्लस को इधर खींचेगा, तो इस प्लस पे दोनों फोर्स इस तरफ हो गए, तो इसका नेट फोर्स किधर होगा? इस तरफ। तो ये अपनी जगह पर नहीं रुकेगा, इट विल कीप ऑन मूविंग, तो इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, इसलिए ये लोकेशन रिजेक्ट। यहां पर देखिए, अगर हम यहां बीच में कहीं पर भी कोई सूटेबल लोकेशन में प्लस क्यू रखते हैं तो ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का, इसका अट्रैक्शन इधर, इसका अट्रैक्शन इधर, दोनों तरफ फोर्स लगेगा। और लोकेशन को हमने ऐसे एडजस्ट किया कि दोनों फोर्स बराबर हो गए। अब ये पार्टिकल अपनी जगह पर रुक सकता है, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, बाकी दोनों का क्या होगा? इनको भी नहीं भागना चाहिए। अगर हम छोड़ देंगे तो चेक करते हैं इसको, इस पर लगने वाले फोर्स देखिए, ये प्लस क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा इधर, ये वाला माइनस इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा इधर, दोनों तरफ फोर्स है, बैलेंस हो जाएगा, ये भी खड़ा रहेगा। इसको देखिए, ये वाला प्लस इस माइनस को रिपेल करता है और ये वाला माइनस इस माइनस को, सॉरी, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करता है, इधर फोर्स लगेगा, किसके कारण? प्लस क्यू के कारण। और माइनस इसको रिपेल करेगा, माइनस माइनस को इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो इस पर भी दोनों तरफ फोर्स लगे। अगर दोनों तरफ फोर्स लगे तो ये भी कैसा हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। अब हमने हाथ से छोड़ दिया, इसका फोर्स 0, इसका फोर्स 0, इसका फोर्स 0, तीनों खड़े हो गए अपनी जगह, इक्विलिब्रियम मिल गया। हमने इसको कहां रखा? समवेयर, कहीं पर इनके बीच में। ठीक, अगर हम इसको इधर रखते ये, तो क्या होता? ये वाला इसको खींचता है, ये वाला भी इसको खींचता, दोनों खींचते तो ये इधर भाग जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो अब हमने इक्विलिब्रियम का मंत्र याद कर लिया। क्या? अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो हमको तीसरा चार्ज कैसा चाहिए? पॉजिटिव। हमेशा दो नेगेटिव के साथ तीसरा चार्ज पॉजिटिव, और उसको कहां रखना? दोनों के बीच में कोई भी लोकेशन पे रखना। इट डिपेंड्स कि ये कम ज्यादा हैं तो इसकी लोकेशन भी इधर इधर हो जाएगी ताकि दोनों के फोर्स इक्वल हो जाए। लेकिन रहेगा कहां? इन दोनों के बीच में कहीं पर रहेगा। ये बात समझ में आई? उसी स्ट्रेट लाइन में। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो ये हम कौन सा लेते? नेगेटिव। अगर ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो, अगर ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हम कोई भी ले सकते हैं। ये अगर हम नेगेटिव चार्ज लेंगे तो उसको यहां रखेंगे बीच में, अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो यहां नहीं रखेंगे, यहां रखेंगे, ताकि दो एक जैसे और बीच में उल्टा। हमको सिस्टम कैसा बनाना है? दो सिमिलर चार्जेस और बीच का चार्ज कैसा रहेगा? अपोजिट। ठीक है, ये सिस्टम बनेगा तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसके दो क्वेश्चन के आंसर क्या हुए? नंबर 1, द थर्ड चार्ज has to be placed somewhere between the two charges. Number 2, the sign of the second charge will be opposite to the sign of these two charges. वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अब इसके बाद इन्होंने तीसरी चीज बड़ी क्रिटिकल पूछी है, whether this equilibrium is stable or not stable. ये stable equilibrium क्या होता है? stable equilibrium को समझिए, एक सिस्टम
मूव नहीं कर रहा है, उसके सारे पार्ट अपनी अपनी जगह पर हैं। नेट फोर्स 0 है इसलिए मूव नहीं कर रहा है, उसको हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। अब वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है या नहीं है, इसके लिए सिस्टम ये होता है कि उस इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब करिए। ये यहां पर खड़ा है, ये इक्विलिब्रियम में है, कौन से? वर्टिकल। इसको मैंने डिस्टर्ब किया, वर्टिकल को डिस्टर्ब किया ऐसे, और डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, ये और आगे चला गया, डिस्टरबेंस में वापस नहीं आया। तो ये जो इक्विलिब्रियम था ये अनस्टेबल था। कैसा था? अनस्टेबल। स्टेबल देखिए, ये कैसा खड़ा है? फिर से वर्टिकल है। अब ये जो वर्टिकल खड़ा है इसको फिर मैंने डिस्टर्ब किया, ये टेढ़ा कर दिया और छोड़ दिया, फिर से ये टेढ़ा किया, छोड़ दिया, इधर टेढ़ा किया, छोड़ दिया, फिर से वापस आ जाता है। ये भी वर्टिकल है लेकिन डिस्टर्ब करने से वापस आ जाता है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। ये वर्टिकल है, डिस्टर्ब किया, वापस नहीं आया, तो ये वाला वर्टिकल अनस्टेबल है और ये वाला वर्टिकल स्टेबल है। ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं। व्हेन वी डिस्टर्ब ए सिस्टम, इफ इट कम्स बैक देन इट इज स्टेबल, और अगर वापस नहीं आता, डिस्टर्ब होते ही चला जाता है, तो फिर क्या हो गया? वो अनस्टेबल। अब इन्होंने पूछा है कि ये सिस्टम जो हमने इक्विलिब्रियम का बनाया वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। देखिए इसका मैं आपको तरीका बताता हूं। ये स्टेबल कब होता है? तो आंसर है कि ये जो दो चार्जेस है, ये -3q -q, इसको +q को हमने यहां पर कहीं पे रखा, हम बाद में जाके निकाल लेंगे कि इसका रेशियो भी ऐसा होना चाहिए कि ये 1√3 का रेशियो होना चाहिए। ये एक जगह आएगी जहां पर इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो ये अपनी जगह पे खड़ा, ऐसी लोकेशन हम ढूंढ लेंगे। F1 = F2 करके हमको R1 R2 का रेशियो मिल जाएगा, R1² = R2², उससे ये हमको जगह मिल जाएगी। ओके, अब हमने इसको डिस्टर्ब किया, अभी यहां पर नेट फोर्स कितना है? 0, इसलिए यहां पे खड़ा है। नेट फोर्स 0 कब? इधर का फोर्स बराबर, इसलिए नेट फोर्स 0। अब यहां पर देखिए कि हमने इसको डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करके यहां ले गए, किस तरफ? राइट। अगर हम इसको राइट में ले गए तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस छोटा हो गया। अगर ये डिस्टेंस छोटा हो गया तो इस फोर्स का क्या होगा जो कि इस तरफ लग रहा है? ये फोर्स अगर r छोटा हो जाता है तो फोर्स का क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R² है। अगर r छोटा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये वाला फोर्स बढ़ गया। अभी ये दोनों फोर्स बराबर थे, हम इसको यहां पर ले गए तो ये फोर्स बढ़ गया, ये फोर्स इतना बड़ा हो गया। ठीक, ये वाला फोर्स, ये डिस्टेंस r था, इस डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया। डिस्टेंस को बढ़ाने से ये फोर्स कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो फोर्स इसके बराबर था ये कम हो गया, ये कम हो गया। ये वाला फोर्स पहले दोनों बराबर थे इस जगह पे, इसलिए इक्विलिब्रियम पे था। अब ये फोर्स बढ़ गया, ये फोर्स कम हो गया, तो नेट फोर्स किस तरफ हो गया? राइट की तरफ। नेट फोर्स इधर हो गया, तो ये किधर जाएगा? जिधर नेट फोर्स है, तो ये इधर चलता चला जाएगा। हमने यहां से डिस्टर्ब करके किस तरफ ले गए थे? राइट की तरफ। वहां जाके छोड़ा तो इसने किधर चलना शुरू कर दिया? राइट की तरफ। और आगे हम इसको ऐसा ले गए तो ये और ऐसे आगे चला गया। तो वापस आ रहा है कि दूर जा रहा है?
दूर जा रहा है, अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा। अगर हम इसको ऐसा करते और ये ऐसे आ जाता तो हम क्या कहते, स्टेबल है। लेकिन हमने ऐसा किया तो ये तो ऐसे ही हो गया, तो ये क्या है, अनस्टेबल। तो स्टेबल और अनस्टेबल का टेस्ट क्या, आप एक तरफ इसको मूव करेंगे, ये मूव किधर मूव किया हमने, राइट। अगर हमने इसको राइट मूव किया, यहां पर आ गया, तो इसका फर्दर मूवमेंट भी कैसा हो रहा है, राइट की लेफ्ट, तो हम क्या देखते हैं, राइट। हमने राइट मूव करके छोड़ा और वो और आगे राइट चलते चला गया, गिर गया। तो ये इसलिए इसका रिजल्ट क्या निकला, अनस्टेबल। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो तीनों आंसर हो गए। नंबर 1, अगर हमको एक सिस्टम में इक्विलिब्रियम चाहिए तो दो सिमिलर चार्जेस के साथ थर्ड चार्ज होना चाहिए हमेशा डिसिमिलर। उनकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, डिसिमिलर शुड बी इन बिटवीन दी सिमिलर चार्जेस, सिमिलर के बीच में कहीं पर भी डिसिमिलर। नंबर 3, कभी भी हम ये इक्विलिब्रियम बनाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम हमेशा कैसा होगा, अनस्टेबल, कभी भी स्टेबल नहीं बन सकता। सो दीज वेर दी 3 कंक्लूजन, और ये आपको याद रखने हैं। इस तरह से चार्जेस की सेटिंग होती है। नाउ वी गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। There is a system of 2 charges Q and Q which are placed at certain distance, और एक तीसरा चार्ज Q हमने उसके सेंटर में रखा। सेंटर में अगर हम रखा तो हम ये मानते हैं कि अगर ये डिस्टेंस L है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, L, टोटल लेंथ 2L। ओके, सो ये सेंटर में आ गया। अब इन्होंने क्या दिया है, दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि इनकी पोलैरिटी कैसी होगी, ये दोनों होंगे सेम टाइप के, प्लस प्लस, तो ये क्या होगा, माइनस। अगर ये दोनों माइनस है तो ये प्लस। ओके, तो अगर ये दोनों प्लस क्यू है तो ये माइनस होगा, दैट इज देयर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि प्रूफ करिए कि इसका मैग्नीट्यूड क्यू, इसका मैग्नीट्यूड इसके 1/4 के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो उसकी शर्त क्या होती है, उसकी शर्त ये होती है कि किसी भी एक चार्ज पर, किसी भी एक पॉइंट पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो फोर्स ऑन द चार्ज Q शुड बी 0, फोर्स, नेट फोर्स शुड बी 0। अब नेट फोर्स अगर 0 करना है तो किसी एक पे हम फोर्स काउंट कर लेते हैं, इस पर फोर्स काउंट कर लेते हैं। अब इस पर लगने वाले फोर्स बताइए, तो इसको छोड़कर कितने चार्जेस और हैं, आंसर है 2, एक ये और एक ये। दोनों इस पर फोर्स लगाएंगे और हम सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस का प्रिंसिपल लगाएंगे, सब फोर्सेस का आपस में वेक्टर एडिशन करेंगे, दैट विल गिव द नेट फोर्स। तो शुरू करते हैं, इस पर ये कितना फोर्स लगा रहा है, तो आंसर है Q अपॉन L स्क्वायर। ये किसका फोर्स है, ड्यू टू फर्स्ट। अब इस चार्ज के कारण इस पर कितना फोर्स है, दैट इज Q अपॉन L स्क्वायर, दोनों का एडिशन ये आ गया। और ये जो नेट फोर्स है इसको कितना हो जाना चाहिए, 0। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर हमने कॉमन लिया, कॉमन लेके इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, C कॉमन लिया, उसको भी ट्रांसपोर्ट कर दिया। सो व्हाट वी गेट हियर इज Q प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक Q कैंसिल करिए, Q कॉमन निकालिए, इधर ले जाइए, वो भी 0 हो गया। तो यहाँ क्या बचा, नहीं, देयर इज सम मिस्टेक वंस अगेन। ये Q और ये Q, इनमें डिस्टेंस कितना है, 2L। तो यहाँ पर स्क्वायर किसका होगा, 2L का स्क्वायर,
कितना हो जाएगा 4l स्क्वायर, राइट, जिसमें से l स्क्वायर निकालकर हमने इधर ले गए, वो 0 हो गया, तो यहां क्या बचेगा 4। अब इन दोनों से कैपिटल Q कॉमन निकला, कॉमन निकाल के इधर ले गए, तो यहां क्या हुआ Q प्लस Q अपॉन 4 इज इक्वल टू 0, सो Q इज इक्वल टू Q अपॉन 4। सो ये Q, इसका साइन कैसा है, अपोजिट टू दिस Q। तो अगर ये Q पॉजिटिव है तो ये Q कैसा है, नेगेटिव। इसकी क्वांटिटी कितनी है, Q अपॉन 4, Q अपॉन 4, ये क्वांटिटी आ गई। इस तरह से हमसे क्या बोला गया था, प्रूव दैट द चार्ज इज इक्वल टू Q अपॉन 4, तो ये हमने प्रूफ कर दिया दैट दिस चार्ज इज इक्वल टू Q अपॉन 4। दिस इज डन। क्वेश्चन को देखिए, 8Q minus 2Q, they are at a distance of L. Where in the line joining the two charges? On this line हमको एक प्रोटॉन प्लेस करना है। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, माइनस की प्लस, प्लस, ओके, वो प्लस E हमको कहीं पर प्लेस करना है, और शर्त क्या है, so that system comes into equilibrium। ओके, अगर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाना चाहिए और प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो अब मुझे बताइए उस पॉजिटिव प्रोटॉन को हम कहां प्लेस करें। लोकेशन देखिए, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। वेरी गुड, किधर आएगा वो, यस, एरिया 3 में। क्यों, सिमिलर दोनों साइड साइड होना चाहिए, तो ये प्लस है, तो प्रोटॉन यहां कहीं आएगा, ये, ठीक है। अब इसकी हमको लोकेशन निकालनी है कि ये कहां पर है, वेयर शुड वी प्लेस। तो हमने यहां पर किया और इसका कुछ डिस्टेंस मान लिया, मान लो -2Q से इसका डिस्टेंस x है, तो ये x की वैल्यू हमको चाहिए। तरीका क्या है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, तो हमको नेट फोर्स 0 करना है। अगर नेट फोर्स 0 हो गया, वो इक्वेशन लेंगे और उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब है हमको एक ऐसा इक्वेशन लेना चाहिए जिसमें फोर्स भी आए और x भी आए। तो किस पर फोर्स लें, तो आंसर है इसी पर फोर्स लेते हैं। E पर कौन कौन फोर्स लगाता है, तो आंसर है E पर 8Q भी फोर्स लगाता है और -2Q भी इस पर फोर्स लगाता है। ये दोनों इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू 8Q इंटू E, 8Q इंटू E डिवाइडेड बाय ये टोटल डिस्टेंस कितना है, L प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू C। ये किसके कारण फोर्स है, 8Q के कारण E पर लगने वाला फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q मल्टीप्लाइड बाई E, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक। दूसरा, इसके कारण ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सो फिर से कूलम्स कांस्टेंट, एक चार्ज है 2Q, दूसरा चार्ज है E, दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, उसका स्क्वायर। ये नेट फोर्स आ गया। और इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स कितना होना चाहिए, इक्विलिब्रियम शब्द आया है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, सो दिस इज इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया। अब इससे हमने कॉमन चीजें निकाली, कौन कौन सी, C, C, Q, E सब कॉमन निकाल के इस तरफ ले गए और वो सब 0 हो गया। तो यहां क्या बचा, 8 अपॉन L प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2 से डिवाइड किया और उस 2 को इधर नीचे ले गए, वो भी जाके 0 हो गया। और यहाँ क्या क्या बचा, 1, 4।
ये आ गया इक्वेशन। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए या इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। व्हाट डू वी गेट? दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन एल प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया माइनस प्लस करके। नाउ इससे हमने बनाया, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए। सो वी गेट इट हियर एक्स स्क्वायर अपॉन एल प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। 1 upon 4. Now take the square root of both sides. Square root of both sides, what we get is x upon L plus x is equal to 1 upon 2. इधर ले लीजिए 2x is equal to L plus x, इसको इधर ले आइए, x is equal to L. अभी हमने इसको क्या माना है? प्लस। अगर हम इसको माइनस मानते हैं तो दिस विल बी माइनस 2x और ये x इधर आएगा, देन दिस विल बी माइनस 3x, सो x विल बी नेगेटिव ऑफ L एंड नेगेटिव ऑफ L इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू से ये x की वैल्यू अगर नेगेटिव लेंगे तो ये प्लस इसके अंदर आ जाएगा और उसके कारण इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, सो वी विल रिजेक्ट दैट वैल्यू। हम कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे? जो कि यहां से इसकी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू L. सो दिस इज अवर आंसर. दिस शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L. x इज इक्वल टू L कहां से? फ्रॉम -2q. -2q. अगर ओरिजिन से पूछेंगे तो ओरिजिन पर 8q है, L डिस्टेंस पर -2q है और यहां से 2L डिस्टेंस पर +E है, तो ये पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा? इक्विलिब्रियम, राइट? अगेन इसका सेकेंड पार्ट है, इज दिस इक्विलिब्रियम स्टेबल? उसी टेस्ट से फिर हम करेंगे। अगर हम इसका डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा? इसका डिस्टेंस इंक्रीज करने से इट विल नॉट कम बैक और फोर्स इतना वीक हो जाएगा, इट विल बी रिपेल्ड, तो वो दूर चला जाएगा। ओके, सो दिस इज अगेन प्लस प्लस माइनस। ये सिस्टम कैसे होते हैं? अनस्टेबल सिस्टम, सो दिस इज ऑल्सो ए अनस्टेबल सिस्टम. थैंक यू. इस क्वेश्चन में ये लिखा है, 2 tiny conducting balls of identical mass m, इनको हमने यहां से लटकाया हुआ है. ये दोनों का मास कितना है? m. इसका भी m. ओके. आइडेंटिकल चार्ज q, इसके पास भी चार्ज q है और इसके पास भी चार्ज q है. दोनों का मास m, दोनों का चार्ज q. ओके. हैंग फ्रॉम नॉन कंडक्टिंग थ्रेड ऑफ लेंथ l, इसकी लेंथ l, इसकी भी लेंथ l है और ये जो एंगल बनता है ये एंगल थीटा है. This is the situation and theta is very small. Now we have to prove that the distance between the two, ये distance हमको कितना दिया गया है? x. ये x कितना होगा और हमें प्रूव करना है. We have to prove that x is equal to q square L upon 2 pi epsilon naught mg and this is to the power 1 upon 3. ये हमको प्रूव करना है, राइट? अब शुरू करते हैं. इन दोनों के पास इलेक्ट्रिकल चार्ज है.
इलेक्ट्रिकल चार्ज के कारण क्या होता है? रिपल्शन। तो ये वाला जो बॉल है, इसको ये बॉल रिपेल कर रहा है किस तरफ? इस तरफ। ये इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिकल। लेट्स राइट इट, फोर्स इलेक्ट्रिकल, इस तरफ। अब इसके पास मास m है, उस मास m के कारण इधर नीचे एक फोर्स लग रहा है, और ये कितना है? mg। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स और ये mg फोर्स, ये यहां से, इसके कारण। अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन के कारण ये ऐसे उठ रहे हैं। अगर इनको कोई नहीं रोकेगा तो ये तो ऐसे चले जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन इनको कोई रोकता है। जब ये ऐसे जाते हैं तो इसको नीचे कौन खींचता है? mg। तो अपने वेट के कारण नीचे आते। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं होता तो क्या होता? ये पूरा ऐसा नीचे आ जाते। इलेक्ट्रिकल फोर्स है तो ऊपर उठना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो नीचे गिरना चाहते। दोनों फोर्स के कारण नेट फोर्स बीच में कहीं आता है, ये यहां पर, ये नेट फोर्स बना इनका। तो ये किस डायरेक्शन में आके रुक गए? नेट फोर्स की डायरेक्शन में। ये इधर आना चाहता है तो ये धागा ठीक इसके उल्टा आ जाता है, और इसमें क्या डेवलप हो जाता है? एक टेंशन। तो इन दोनों का ये जो रिजल्ट है, किसका? mg और इलेक्ट्रिकल फोर्स, इन दोनों का ये रिजल्टेंट है। इस रिजल्टेंट के कारण ये इधर फोर्स लगता है, और इसको बैलेंस कौन कर लेता है? टेंशन। तो पूरा सिस्टम बैलेंस्ड हो गया। तो इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं? एक फोर्स है फोर्स इलेक्ट्रिकल, एक फोर्स है टेंशन, और एक फोर्स है mg। फोर्स इलेक्ट्रिकल, दिस इज वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, mg, और ये इधर लग रहा है टेंशन, और ये चीज है इक्विलिब्रियम में। अब ये जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, ये हमको इक्वेशंस देती है। ये हमेशा याद रखिए। तरीका क्या है? इसमें टेंशन एक अननोन क्वांटिटी होती है, तो हम टेंशन को बाइफरकेट करते। इसका स्टैंडर्ड मेथड है, उसे याद रखिए इस तरह से। ये है Fe, ये है mg, और ये कितना एंगल है? तो ये देखिए, ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल थीटा है, इसलिए ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये थीटा, ये इसका पैरेललोग्राम होता है। ये रिजल्टेंट कितने एंगल पे? थीटा, और ठीक इसके उल्टा ये फोर्स लगता है। ये कौन सा? टेंशन। तो इन दोनों के रिजल्टेंट को इसने कैंसिल कर दिया, तीनों इक्विलिब्रियम में आ गए। ये सिचुएशन हमको बार बार मिलेगी। इस सिचुएशन से हमको दो इक्वेशन निकालने। कैसे? देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये एक वर्टिकल डायरेक्शन है। वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये इस टेंशन T के हम दो कंपोनेंट कर देंगे। ये एंगल कितना है? थीटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा। इस T के दो कंपोनेंट किए, ये कंपोनेंट कितना बन जाएगा? T cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? T sin थीटा। T cos थीटा, T sin थीटा। तो T cos थीटा प्लस T sin थीटा किसके बराबर होता है? T के बराबर वेक्टर में। तो जो काम ये T करता है, हम मानते हैं ये दोनों मिलाकर वही काम करेंगे। ये ऐसे। अब इस T cos थीटा का इफेक्ट ऊपर है, mg का इफेक्ट नीचे है, और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। ये हमको क्या इक्वेशन देता है? ये इक्वेशन देता है T cos थीटा इज इक्वल टू mg। T sin थीटा इधर काम करता है और फोर्स इलेक्ट्रिकल इधर काम कर रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में है। ये हमको क्या देता है? T sin थीटा इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रिकल।
ये दो इक्वेशन हमको मिल गए। तो हमेशा जहां पर भी हमको इस तरह का फ्री बॉडी डायग्राम मिलेगा उसको टेंशन को दो पार्ट करके हम दो इक्वेशन ले आया करेंगे। ओके, ये अगला हमारा स्टेप होगा, हमेशा इसको डिवाइड करेंगे ताकि डिवाइड करने से t कैंसल हो जाए। तो ये हमने डिवाइड किया, t कैंसल्ड, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसमें हमको एक उन्होंने दिया हुआ है कि जो टेंजेंट थीटा है, थीटा इतना छोटा है कि टेंजेंट थीटा को हम साइन थीटा मान सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा मान लेंगे तो दिस विल बी, अब इसको फिर से लिखते हैं, टेन थीटा को हम क्या मान सकते हैं, साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रिकल। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे निकलेगा? आंसर है कूलम्स लॉ से निकलेगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? कूलम्स लॉ। तो हमने इनके बीच में कूलम्स लॉ लगाया। ये चार्ज कितना है? Q। ये भी कितना है? Q। तो Q चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस x। तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स इलेक्ट्रिकल विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन x स्क्वायर। ये क्या आ गया? फोर्स इलेक्ट्रिकल। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय mg। ओके, अब इसको फिर से यहां लिखते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा इस ट्रायंगल से पकड़िए, ये यहां से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो इसकी साइन क्या हुई? दिस अपॉन दिस। तो ये वैल्यू कितनी है? ये टोटल x है, तो ये कितना हुआ? x अपॉन 2। तो ये x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई l। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई l। ये हो गया साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू, ये यहां आ जाएगा, सो दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर, mg x स्क्वायर। ये आ गया। अब इस x स्क्वायर को अगले स्टेप में इधर ले जाइए, सो दिस विल बी x क्यूब इज इक्वल टू, इस 2l को 2 2 जा 4, इस l को यहां ले आइए, q स्क्वायर l अपॉन q स्क्वायर l अपॉन, ओके, दिस विल बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल बी mg। तो x की वैल्यू आ गई q स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। ये थर्ड 3 पावर इसके बराबर है, तो x किसके बराबर होगा? वी विल मेक इट टू द पावर 1/3। ये हमारा आंसर आया x की वैल्यू। और यही हमको क्या करना है? टू प्रूव x इज इक्वल टू दिस। इस तरह से ये x की वैल्यू हमने निकाल के प्रूफ कर दी। अब इसमें हमारा कौन कौन सा नॉलेज काम में आया? ये दो जो चार्जेस हैं इनके बीच में कौन सा फोर्स लगा? कूलम फोर्स। इसलिए जब Fe को वैल्यू रखने की जरूरत पड़ी तो ये हमको कूलम का फोर्स यहाँ काम आया। समझ में आया? और बाकी तो जो क्लास 11th का फोर्स का है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, उसमें फोर्सेस के कंपोनेंट बनाना और उसका इक्वेशन लेना, ये वो वाला नॉलेज हमारा काम में आया। तो फोर्स का जो नॉलेज है ये तो आपको हर जगह चाहिए, जहां भी फोर्स लगेंगे, फोर्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे उसके कंपोनेंट निकालते हैं और कंपोनेंट से कैसे इक्वेशन बनाते हैं, ये तो हर जगह लगेगा। यहां पर सिर्फ ये है कि वो फोर्स चूंकि कूलम फोर्स है, इसलिए हमको कूलम्स लॉ की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, इस तरह से ये दो चीजें कंबाइन होकर ये फोर्स बनता है। सो वी विल क्लोज इट टुडे। ओके, कल हम लोग इससे और ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वाले न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें दूसरे चैप्टर भी साथ में यूज होंगे, बॉयंसी का चैप्टर, रोटेशन का चैप्टर। इस तरह से कैसे कंबाइन करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टफ न्यूमेरिकल बनते हैं, दैट वी विल सी टुमारो। थैंक यू।